कहानी की शुरुआत में हम जंगल का सीन देखते हैं जहां पर एक पर्सन बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी हमें उस पर्सन की शक्ल को दिखाया जाता है जो कि दिखने में तकरीबन 50 साल का लग रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें उस पर्सन की एक पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है। उस मेमोरी में हम क्लाउड ड्रैगन एकेडमी का सीन देखते हैं जहां पर वही पर्सन अपने मास्टर के सामने नील डाउन करके बैठा हुआ होता है। तभी उसके मास्टर उसे एक मार्शल आर्ट की बुक देते हैं और साथ ही साथ उसके मास्टर उसे उस बुक के बारे में बताते हैं कि ये कुनलुन मार्शल आर्ट की बुक है जो कि एक हेवनली मार्शल आर्ट है। और इस किताब में एक टाई चेंग डिवाइन आर्ट नाम की मार्शल आर्ट है जो कि सबसे टॉप ग्रेड की मार्शल आर्ट है और वो मार्शल आर्ट तुम्हें हेवेंस तक पहुंचा सकती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस नील डाउन किए हुए पर्सन का नाम बता दूं। इसका नाम लिन टियान है और यही पर्सन इस कहानी का एमसी भी होने वाला है। तो चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं लिन टियान उस बुक को लेकर सोचने लगता है कि ये तो टाई चेंग डिवाइन आर्ट है, इस टेक्निक को पाने के लिए ही तो मैं काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था। जब लिन टियान ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके मास्टर उसके मुंह पर अपना जूता मारते हुए कहते हैं, कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। आगे से लिन टियान बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, मास्टर, मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर इस टेक्निक को सीखने में मुझे कितना समय लगेगा, यानी कि मैं हेवनली स्टेज तक कब पहुंच पाऊंगा। आगे से लिन टियान के मास्टर कहते हैं, यह तो अब पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस टेक्निक को कितनी जल्दी सीख पाते हो। यहाँ पर मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि जैसे ही तुम इस टेक्निक को सीख जाओगे वैसे ही तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस बात को सुनकर लिन टियान अपने मास्टर के सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें रिस्पेक्ट शो करता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। अब हम लिन टियान को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन से उठकर चेक करने लगता है कि आखिर वो टाई चेंग टेक्निक के किस स्टेज पर पहुंचा। वो झरने के पानी पर अपने पंचेस को मारकर अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने लगता है। हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है कि वो अपने पंचेस से पानी को भी 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर अगले सीन में लिन टियान अपनी बॉडी से एनर्जी को रिलीज करता है जिससे उसकी बॉडी से ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है। एनर्जी के रिलीज होते ही वो एक माउंटेन पर जोरदार पंच मारता है जिससे वो माउंटेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहां लिन टियान अब ट्रेनिंग करते करते बूढ़ा हो चुका होता है और अब वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है, इतना पावरफुल कि वो अब की बार पानी को सिर्फ इशारे से ही 2 हिस्सों में बांट देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन टियान वापस से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वो कल्टीवेशन करते समय सोच रहा होता है, मैंने टाई चेंग डिवाइन आर्ट को पूरी तरह से सीख लिया है और मैं अब हेवनली रेल्म का एक कल्टिवेटर बन चुका हूँ, मगर न जाने अभी भी क्यों मेरी बॉडी इवॉल्व होकर वापस अपनी यंग बॉडी में क्यों नहीं बदल रही। फिर यूं ही कुछ साल और बीत जाते हैं। हम देखते हैं सर्दियों का सीजन अब बदलकर गर्मियों का हो जाता है, मगर दूसरी तरफ लिन टियान अभी भी खुद को कल्टीवेट कर रहा होता है और अगले ही पल हम देखते हैं लिन टियान की बॉडी में से पर्पल कलर की रोशनी निकलने लगती है और वो जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं उसकी बॉडी भी इवॉल्व होने लगती है। हम देखते हैं उसकी बॉडी के मसल बनने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं और यही नहीं बल्कि उसके बाल भी झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसकी बॉडी वापस से इवॉल्व होकर अपनी यंग एज में जाने लगती है और यहीं पर वो अपनी कल्टीवेशन को खत्म कर लेता है और यहाँ से अब असली कहानी शुरू हो गई है। अब हम देखेंगे कि एक इनविंसिबल एमसी आखिर कितना इनविंसिबल हो सकता है। फिर हम देखते हैं हमारे लिन टियान को जो अपनी कल्टीवेशन खत्म करके क्लाउड ड्रैगन एकेडमी में आ जाता है, मगर क्लाउड ड्रैगन एकेडमी के दरवाजे पर खड़े दोनों गार्ड्स लिन टियान को अंदर जाने से रोकने लगते हैं। वे लिन टियान से कहने लगते हैं, आखिर तुम हो कौन और ऐसे ही तुम हमारी एकेडमी में कहाँ घुसे चले आ रहे हो। आगे से लिन टियान कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? याद करो, मेरा नाम लिन टियान है और मैं मास्टर कुनलुन का डिसाइपल हूँ। तभी पहला गार्ड दूसरे गार्ड से पूछता है, क्या तुम इसे पहचानते हो? मुझे तो याद नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन है। इस पर दूसरा गार्ड आगे से कहता है, नहीं, मैं भी इसे नहीं पहचान पा रहा हूँ, यह जरूर ही कोई भिखारी होगा। ये बोलते ही वे दोनों गार्ड चिल्लाकर लिन टियान से कहते हैं, अगर तुम भिखारी हो तो सही से भीख मांगो। ये झूठ बोलकर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर कुनलुन को अपना मास्टर कहने की? दोनों गार्ड्स जब ये सब बोल ही रहे होते हैं कि इसी बीच हमारा लिन टियान खुद से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगता है। वो दोनों गार्ड्स भी लिन टियान को ज़बरदस्ती घुसते हुए देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, मगर अगले ही पल वो दोनों गार्ड्स लिन टियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। मगर जितने में वो गार्ड्स आगे बढ़ते हैं उतने में हम देखते हैं कि लिन टियान पलक झपकने की स्पीड से उन दोनों की स्वॉर्ड्स को काट देता है। ये देखकर तो वो दोनों गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, मगर फिर वो दोनों गार्ड्स थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठा करते हैं और सीटी बजाकर वहां पर सभी गार्ड्स को इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लिन टियान को देखते हैं जो कि दरवाजे के अंदर आकर खड़ा हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, काफ़ी समय हो गया है मुझे यहाँ से गए हुए,
मगर तभी हम देखते हैं उस एरिया में ड्रैगन एकेडमी के सभी गार्ड्स आ जाते हैं और वो सभी गार्ड्स हमारे लिन टियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लिन टियान उन सभी गार्ड्स को देखकर सोचने लगता है, ये कितनी अजीब बात है कि यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं इनमें से मैं किसी को भी नहीं पहचानता। आखिर सभी पुराने लोग कहाँ गए? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उन गार्ड्स का हेड आ जाता है और गार्ड्स का हेड वहाँ पर आके लिन टियान से कहता है, मेरा नाम बिग सॉन्ग है, मैं इन सभी गार्ड्स का हेड हूँ और अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ बिना किसी की परमिशन के कैसे घुस आए। उस पर्सन को देखकर लिन टियान सोचता है, आखिर अब ये कौन है, मैंने पहले इसे भी यहाँ पर कभी नहीं देखा। ये सोचने के बाद लिन टियान गार्ड्स के हेड बिग सॉन्ग से कहता है, मेरा नाम लिन टियान है, मैं इस एकेडमी का डिसाइपल हूँ, मैं काफ़ी समय से सेक्युलरिज्म में था, अब लग रहा है कि इस दौरान काफ़ी समय बीत गया है, यहाँ पर तो सभी लोग बदल चुके हैं और कोई भी मुझे नहीं पहचान पा रहा। लिन टियान की इस बात को सुनकर बिग सॉन्ग बड़े ही गुस्से से कहता है, आखिर ये क्या बेहुदा मजाक है, हमारे सेक्ट में कोई भी सेक्लूडेड ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती। आगे लिन टियान कहता है, तुम पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा मास्टर टाइटल क्या है। आगे से बिग सॉन्ग कहता है, मेरा टाइटल डिवाइन मास्टर का है। इस बात को सुनकर लिन टियान कहता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर डिवाइन मास्टर टाइटल से ऊपर कौन सा टाइटल होता है? बिग सॉन्ग कहता है, हाँ, सुप्रीम मास्टर। लिन टियान कहता है, और उससे ऊपर? बिग सॉन्ग कहता है, उससे ऊपर तो अपर सुप्रीम जनरेशन आती है। जैसे ही बिग सॉन्ग अपर सुप्रीम जनरेशन बोलता है वैसे ही लिन टियान हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं अपर सुप्रीम जनरेशन से हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर की जनरेशन से हूँ। इस बात को सुनकर बिग सॉन्ग को लगता है कि लिन टियान उसका मजाक उड़ा रहा है, जिससे कि बिग सॉन्ग को काफी गुस्सा आने लगता है और अगले ही पल बिग सॉन्ग अपनी स्वॉर्ड से लिन टियान पर अटैक कर देता है और अटैक करते हुए वो लिन टियान से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। मगर आगे से हम लिन टियान को देखते हैं जो जमीन पर लेटकर बड़ी आसानी से बिग सॉन्ग के अटैक को डॉज कर लेता है और डॉज करने के बाद वो बिग सॉन्ग की स्वॉर्ड को बस हल्का सा फ्लिक करता है, जिससे कि बिग सॉन्ग की स्वॉर्ड बड़ी ही आसानी से टूट जाती है। ये देखने के बाद तो बिग सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। तभी हम बाकी के गार्ड्स को देखते हैं जो कि लिन टियान को देखकर कहते हैं, संभल कर, लगता है इस इंसान को काफी सारी ट्रिक्स आती हैं, तो सिर्फ वही लोग आगे बढ़ें जिन्हें की 9th ग्रेड की फॉर्मेशन बनानी आती है। वहीं हम लिन टियान को देखते हैं जो आंखें बंद करके कह रहा होता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ मास्टर कुनलुन को डेडिकेट की है। लेकिन तभी वो सभी गार्ड्स वापस से लिन टियान पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब की बार लिन टियान उन सभी गार्ड्स पर अपने पाम से अटैक कर देता है और लिन टियान के उस अटैक से हिट होने के बाद वो सभी गार्ड्स काफी दूर जाकर गिरते हैं। फिर हम लिन टियान को देखते हैं जो कि आगे की ओर जाने लगता है और आगे की ओर जाते हुए वो सोच रहा होता है कि अगर मास्टर कुनलुन ने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया तो आखिर मैं कहाँ जाऊंगा। तभी हम देखते हैं उसके पेट में गुडगुड होने लगती है और वो कहता है, मैं भूल गया था कि मैंने तो काफी समय से खाना भी नहीं खाया है, अब मुझे काफी भूख लग रही है। हम देखते हैं भूख के कारण उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो एक जगह पर अपने पेट को पकड़कर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है और उसे देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती है। अगले ही पल लिन टियान उस खरगोश को पकड़ लेता है, मगर आगे से वो खरगोश लिन टियान को आंख मारने लगता है। इसे देखकर लिन टियान सोचने लगता है, आखिर ये खरगोश कितना ज्यादा प्यारा है, नहीं, मैं इसे मारकर नहीं खा सकता। ये बोलकर लिन टियान उस राबिट को छोड़ देता है और भूख से रोने लगता है। फिर वो आगे की ओर चलने लगता है। तभी उसकी नज़र एक बार पर जाती है और उस बार को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मन में सोचने लगता है, ये तो वही बार है जहाँ पर मैं और मेरे मास्टर कुनलुन रोज़ाना आया करते थे। उस बार को देखने के बाद लिन टियान काफ़ी खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लिन टियान उस बार के अंदर चला जाता है। बार के अंदर जाने के बाद लिन टियान सोचने लगता है, ये बार आज भी पहले जैसा ही है, सच में यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बदला। फिर लिन टियान एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है और इनकीपर को देखकर मन ही मन कहता है, ये इनकीपर तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर लिन टियान उस बार में बिताई हुई अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है और उन मेमोरीज को याद करके लिन टियान खुद से कहता है, सच में वो दिन भी क्या कमाल के दिन थे। लेकिन इसी बीच उस बार की इनकीपर लिन टियान के पास आकर लिन टियान का वेलकम करती है और लिन टियान से उसका ऑर्डर लेने लगती है और मन ही मन वो लड़की लिन टियान के कपड़ों को देखकर खुद से कहती है, इस लड़के के कपड़ों को देखकर लग रहा है कि जरूर ही ये लड़का कुनलुन से है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कुनलुन एक प्लेस का नाम है जहां पे कुनलुन मास्टर रहते हैं। तो चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लिन टियान को देखते हैं जो कि ऑर्डर देते समय काफी कंफ्यूज हो जाता है। ये देखकर वो लड़की लिन टियान से कहती है, सर आप कंफ्यूज मत होइए, आप अपना ऑर्डर सोचने के लिए थोड़ा टाइम ले लीजिए। ये सुनकर लिन टियान भी खुश होकर ठीक है कहता है। फिर हम लिन टियान को देखते हैं जो कि उस लड़की को देखकर सोचने लगता है, अब मैं इस लड़की से कैसे कहूं कि मेरे पास खाने के लिए पैसे ही नहीं है। ये सोचने के बाद वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उस बार से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो लड़की नूडल्स के एक बोल को लिन टियान के टेबल पर रख देती है। उस नूडल के बाउल को देखकर लिन टियान उस लड़की से कहता है,
मुझे माफ़ करना, मैंने अभी कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। आगे से वो लड़की लिन चियान से कहती है, तुम बिना चिंता किए इन नूडल्स को खा सकते हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रीट है। और ये ट्रीट मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जरूर ही तुम्हें रास्ते में बैंडिट्स ने लूट लिया होगा। आजकल वैसे भी इस एरिया में काफी बैंडिट्स बढ़ गए हैं। तो वही हम लिन टियान को देखते हैं, जो कि उस लड़की की बात को सुनकर सोच रहा होता है, असल में जो ये लड़की सोच रही है हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। ये सोचने के बाद लिन टियान उस लड़की से शुक्रिया कहकर उस खाने को खाने लगता है। आगे से वो लड़की भी लिन टियान को देखकर मुस्कुराने लगती है। उस खाने को खाकर लिन टियान की आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं और वो कहता है, कितने समय बाद मैंने इतना डिलिशियस खाना खाया है। लेकिन तभी लिन चियान के कंधे पर कोई अपनी सॉर्ड को रखकर लिन चियान से रुकने को कहता है। फिर हमें उस पर्सन को दिखाते हैं जो दिखने में काफी गुस्से में लग रहा होता है। वो पर्सन बड़े ही गुस्से से लिन टियान से कहता है, अगर तुम्हें ये खाना खाना है तो पहले तुमने जो यूनिफॉर्म पहना है उसे उतारना होगा, क्योंकि हाल ही में काफी लोग हमारे कुनलुन अकेडमी की ड्रेस पहनकर खुद को कुनलुन अकेडमी का डिसाइपल कह रहे हैं। और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कुनलुन की यूनिफॉर्म पहनकर खाने की भीख मांगने की? जल्दी से इस यूनिफॉर्म को उतारो। मगर मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, मैं भी कुनलुन अकेडमी से हूँ, और अब चलो मुझे परेशान मत करो, मुझे आराम से खाना खाने दो। ये बोलकर लिन टियान नूडल्स को खाने लगता है और हम पीछे खड़े उस लड़के को देखते हैं जो लिन टियान की इस हरकत से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने दांतों को पीसकर मन ही मन लिन टियान से कहता है, ये लड़का मुझे इग्नोर कर रहा है। ये सोचने के बाद वो लड़का लिन टियान के साथ वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है और लिन टियान से कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आगे से हम लिन टियान को देखते हैं जो उस लड़के की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो बस मजे से अपने खाने में लगा हुआ होता है। आगे से वो लड़का लिन टियान से चिल्लाकर कहता है, तुम जैसा बहरूपिया हमारे कुनलुन की यूनिफॉर्म को नहीं पहन सकता। चलो जल्दी से अपनी ड्रेस को निकालो। मैं अभी तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मगर अब ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। मगर आगे से हम लिन टियान को देखते हैं जो कि फिर से उस लड़के को इग्नोर कर देता है और अपनी नूडल्स को खाने में लगा रहता है। कुछ देर नूडल्स खाने के बाद लिन टियान पीछे मुड़कर उस लड़की की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारी बनाई हुई नूडल्स तो सच में काफी ज्यादा डिलिशियस हैं। वहीं हम लिन टियान के साथ बैठे हुए उस लड़के को देखते हैं जो लिन टियान को खुद को फिर से इग्नोर करते देख और भी गुस्से में आ जाता है। फिर लिन टियान उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है, लगता है तुमने कुनलुन अकेडमी में मैनर्स नहीं सीखे हैं। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि जब कोई खाना खा रहा होता है तब उसे डिस्टर्ब नहीं करते? इस बात को सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में आकर लिन टियान पर पंच करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि उसका वो पंच खुद उसी के मुंह पर जाकर लगता है, जिससे कि उसके मुंह से भी काफी खून आने लगता है और वो लड़का वहीं जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ लिन टियान अभी भी मजे से खाना खा रहा होता है। फिर खाने को खत्म करने के बाद लिन टियान उस बार से बाहर निकल आता है। बाहर जाते हुए लिन टियान उस लड़की से कहता है, मेरे पास तुम्हें देने को पैसे तो नहीं है, मगर मैं तुम्हारे इस फेवर को दूसरे तरीके से रीपे करूंगा। ये बोलने के बाद लिन टियान उस बार के बाहर लगे हुए सूखे पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है। वहीं हम बार के अंदर का सीन देखते हैं जहां वो लड़की सोच रही होती है, लगता है वो लड़का यहाँ से चला गया, मगर मैंने उसके लिए इन डम्पलिंग्स को भी तैयार किया था। लेकिन तभी उस लड़की को बाहर से काफी ज्यादा आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो लड़की बाहर की ओर जाने लगती है। बाहर पहुंचने के बाद जैसे ही वो लड़की बाहर के नज़ारे को देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो लड़की देखती है कि लिन टियान ने वहां लगे सूखे पेड़ को काट के काफी सारे टुकड़े कर दिए होते हैं। ये देखकर वो बड़ी हैरानी से कहती है, आखिर कोई इंसान इतने कम समय में लकड़ियों के इतने सारे टुकड़े इतनी सफाई से कैसे कर सकता है? आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है? वहीं आगे से हम लिन टियान को देखते हैं जो कि उस लड़की से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारी लकड़ियों के टुकड़ों को काट दिया है, अब तुम आराम से इन लकड़ियों की मदद से कई महीनों तक खाना बना सकती हो। ये बोलने के बाद लिन टियान उस लड़की से अलविदा लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की लिन टियान से 1 मिनट ठहरने को कहती है। लिन टियान पीछे मुड़ता है तो देखता है वो लड़की उसे डम्पलिंग्स की प्लेट खाने को दे रही होती है। हम देखते हैं कि डम्पलिंग्स की प्लेट को देखकर लिन टियान बड़ी ही तेजी से बार के अंदर लगी कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और डम्पलिंग्स को खाने लगता है। लिन टियान को इतनी जल्दी बैठते हुए देख उस लड़की को लगता है कि लिन टियान अभी भी काफी ज्यादा भूखा है, तो वो लिन टियान के लिए खाने को मीट भी ले आती है। उस मीट को देखकर तो लिन टियान और भी ज्यादा खुश हो जाता है और मीट को फटाफट खाने लगता है। मीट खाते हुए वह कहता है, मैंने काफी समय से मीट नहीं खाया था, सच में ये तो काफी लजीज है। आगे से वो लड़की लिन टियान को पानी देते हुए कहती है, आराम से खाओ, ये मीट कहीं भागा नहीं जा रहा, और ये लो पानी। आगे से लिन टियान उस लड़की से शुक्रिया कहता है। फिर वो लड़की खुद को लिन टियान के आगे इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मेरा नाम जिन सूही है और मैं 19 साल की हूँ। आगे से लिन टियान कहता है, मेरा नाम। इतना बोलते ही लिन टियान सोचने लगता है, क्या मैं इसे अपना पुराना नाम बताऊं? नहीं, मुझे कुनलुन छोड़े काफी समय हो चुका है,
तो मुझे इसे अपना पुराना नाम नहीं बताना चाहिए। ये सोचने के बाद लिन टियान उस लड़की को अपना एक फेक नाम बताकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मगर आगे की कहानी में मैं लिन टियान को उसके रियल नाम से ही बुलाऊंगा। फिर लिन टियान उस लड़की को अपनी एज बताते हुए कहता है, और मेरी उम्र 100 साल से ज्यादा है। लिन टियान की इस बात को सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है, मैंने सुना था कि मार्शल आर्टिस्ट अपनी पूरी जिंदगी कल्टिवेशन में लगा देते हैं, क्या ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? फिर वो लड़की अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, नहीं, ये लड़का तो काफी नॉर्मल लग रहा है। आगे से लिन टियान उस लड़की से कहता है, जिन सोही, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आगे से जिन सोही घबराते हुए लिन टियान से कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम्हें मीट कैसा लगा। आगे से लिन टियान पूरे मीट को खत्म करते हुए कहता है, सच में मीट तो काफी ज्यादा डिलिशियस था। वहां पर पड़े पूरे खाने को खत्म करने के बाद लिन टियान उस लड़की से कहता है, सच में ये मील काफी ज्यादा कमाल की थी। वैसे क्या तुम इस बार को अकेली चलाती हो? आगे से वो लड़की कहती है, नहीं, इस बार को मैं और मेरे ग्रैंडपा चलाया करते थे, मगर कुछ समय पहले उनकी डेथ हो गई, तब से मैं इस बार को अकेली चला रही हूँ। इस बात को सुनकर लिन टियान उस बार की कंडीशन को देखते हुए कहता है, इसलिए इस बार की हालत इतनी खराब है। मैं समझ सकता हूँ कि आखिर एक 19 साल की लड़की के लिए इतने बड़े बार को चलाना कितना मुश्किल होगा। ये सोचने के बाद लिन टियान अपनी कुर्सी से खड़ा होकर जिन सोही से कहता है, जैसा कि तुमने मेरी एक बार फिर से मदद की है, तो मैं तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे इस प्रपोजल को सुनना चाहोगी? आगे से वो लड़की थोड़ी सी घबराते हुए कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर हमारा लिन टियान उस लड़की से कहता है, तुम मुझे अपने बार में काम पर रख लो, मैं तुम्हारे पूरे बार को रिपेयर कर दूंगा। लिन टियान की इस बात को सुनकर वो लड़की काफी हैरानी से लिन टियान को देखने लगती है। फिर वो लड़की लिन टियान से कहती है, मगर मेरे पास तुम्हें काम पर रखने के लिए पैसे नहीं है। आगे से लिन टियान कहता है, हाँ, कोई बात नहीं, बदले में तुम मुझे बस रहने के लिए एक रूम दे देना। इस बात को सुनकर वो लड़की काफी खुश होकर लिन टियान से कहती है, क्या सच में? आगे से लिन टियान अपना सर हाँ में हिलाता है और वो लड़की भी लिन टियान के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। ये बोलकर वो लड़की बार के अंदर चली जाती है। वहीं हम लिन टियान को देखते हैं, जो बाहर खड़ा होकर उस बार को देखने लगता है, और बार को देखते हुए लिन टियान सोचता है, आखिर मैं इस बार को रिपेयर करना कहाँ से शुरू करूं? अभी के लिए यही अच्छा होगा कि मैं नॉर्मल पर्सन की तरह टूल्स के यूज से इस बार को रिपेयर करूं, ना कि अपनी कल्टिवेशन की मदद से। फिर लिन टियान उस लड़की के पास जाकर पूछता है, जिन सोही, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसे टूल्स हैं जो कि रिपेयरिंग में मेरे काम आ सकें? आगे वो लड़की कहती है, हाँ, बस 1 मिनट रुको, मैं कुछ टूल्स लेकर आती हूँ। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लिन टियान ने रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया होता है। तभी वहां पर जिन सोही आ जाती है और वो लिन टियान को काम करता देख कहती है, क्या तुमने काम शुरू भी कर दिया? ये कहकर वो सोचने लगती है, मुझे भी लिन टियान की मदद करनी चाहिए, इससे काम जल्दी होगा। और इसी बीच वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगती है, जहां वो और उसके ग्रैंडपा दोनों ही रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं। उस मेमोरी को याद करके जिन सोही काफी खुश हो जाती है और सोचती है, मुझे नहीं लगा था कि वापस से कभी ऐसे दिन भी आ सकते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर तो कोई ऐसा गेस्ट रूम ही नहीं है जहाँ पर कि बेड लगा हो, सिर्फ एक मेरा खुद का ही रूम है जिसमें कि बेड लगा है। ये बात याद आते ही वो भागकर लिन टियान के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ करना, मगर मुझे तुम्हारी वो डील तोड़नी होगी, क्योंकि मुझे अब याद आया कि यहाँ पर तो सभी बेड खराब हो चुके हैं, तो मैं तुम्हें सोने के लिए जगह भी नहीं दे सकती, तो प्लीज मुझे माफ करना। आगे से लिन टियान कहता है, हाँ, मैं भी कुछ देर पहले अभी इस बार को देख रहा था, तो मुझे भी यहाँ कोई सही बेड नहीं दिखा, मगर तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं डाइनिंग हॉल में लगे हुए टेबल पर सो जाऊंगा। लिन टियान की बात सुनकर जिन सोही पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए कहती है, चलो ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो, मैं तब तक तुम्हारे लिए रात का डिनर तैयार कर देती हूँ। जिन सोही की बात सुनकर लिन टियान मन ही मन सोचता है, ये लड़की तो सच में काफी इनोसेंट है। ये सोचकर लिन टियान फिर से अपने काम में लग जाता है। कुछ घंटों बाद हम उसी कुनलुन के डिसाइपल को देखते हैं, जो थोड़ी देर पहले खुद को पंच मारकर बेहोश हो गया था। हालांकि वो लिन टियान को मारना चाहता था, लेकिन लिन टियान ने सिर्फ सोचने भर से ही उसके पंच को उसी की तरफ मोड़ दिया था, जिससे वो पंच उसके खुद के मुंह पर लगा और वो वहीं बेहोश हो गया था। अब उस लड़के को होश आ जाता है और होश आते ही वो लड़का सामने की खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है, जहां लिन टियान काम कर रहा होता है। बाहर कूदते ही उसकी नज़र लिन टियान पर पड़ती है और वो गुस्से से कहता है, बहरूपिये, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं नहीं जानता कि उस समय तूने मुझ पर किस ट्रिक का इस्तेमाल किया था, मगर अब मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से हमारी कुनलुन एकेडमी के कपड़ों को उतार दे, नहीं तो मैं तेरे साथ। इतना बोलते ही वो लड़का अचानक रुक जाता है। लिन टियान उसके पास आकर कहता है, तुमने आखिर खिड़की क्यों तोड़ी, जबकि दरवाज़ा खिड़की के बिल्कुल सामने ही था? क्या तुमने कुनलुन एकेडमी में यही सीखा है?
लिन तियान की इस बात को सुनकर उस डिसाइपल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुनलुन एकेडमी की बेइज्जती करने की? अब मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा। ये बोलकर वो लड़का लिन तियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो लिन तियान के पास आता है वैसे ही वो लिन तियान को देखकर रुक जाता है। उस लड़के को यूं अचानक रुकता देख लिन तियान भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो डिसाइपल कहता है, मैं कुनलुन एकेडमी से हूं, मैं निहत्थों पर वार नहीं करता। चलो जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकालो और मुझसे बैटल करो, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम हमारे सेक्ट की यूनिफॉर्म को उतार दो, मैं भी ये सब भूल कर तुम्हें माफ कर दूंगा। आगे से लिन तियान कोई जवाब नहीं देता। लिन तियान को यूं खुद को इग्नोर करता देख वो डिसाइपल गुस्से में आकर लिन तियान पर अटैक करने लगता है, मगर लिन तियान उसके सभी हमलों को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। ये देखकर वो डिसाइपल सोचता है, आखिर ये मेरे सभी अटैक्स को इतनी आसानी से डॉज कैसे कर ले रहा है। फिर वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, फिर भी लिन तियान उसके सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। अब वो डिसाइपल पूरी तरह से थक जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, क्या मैं सच में इतना कमज़ोर हूँ? ये सोचने के बाद वो लिन तियान से कहता है, लगता है तुमने किसी अलग तरह की मार्शल आर्ट को मास्टर किया हुआ है। लिन तियान आगे से उस लड़के की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ वो डिसाइपल गुस्से में सोच रहा होता है कि मैं अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मगर अब इस कमीने ने मुझे पूरी तरह से मजबूर कर दिया है। ये बोलने के बाद वो लड़का अपने कुनलुन सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक को यूज करने लगता है, लेकिन तभी लिन तियान उसकी तलवार छीनकर उसके सर पर एक हल्का सा हिट करता है, जिससे वो जमीन पर गिरकर वापस से बेहोश हो जाता है। फिर लिन तियान उसे उठाकर बार के अंदर ले जाता है और एक टेबल के ऊपर लिटा देता है, और उस लड़के को देखकर सोचने लगता है कि ये लड़का सच में एक बेवकूफ़ है, मगर फिर भी इसका कुनलुन के लिए प्यार सच्चा है। पर जो सीक्रेट टेक्निक इसने अभी यूज़ की थी वो तो लड़कियों को सिखाई जाती है, तो आखिर उस टेक्निक का ये लड़का क्यों यूज़ कर रहा था? तभी मिस जिन सोही के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर लिन तियान फटाफट से जिन सोही के पास आ जाता है और फिर वो जिन सोही से पूछता है, जिन सोही आखिर तुम्हें क्या हुआ? आगे से जिन सोही कहती है, मुझे कल रात से हाई फीवर है तो थोड़ा चक्कर आ गया था जिससे मैं गिर गई। ये बात सुनकर लिन तियान उसके सर पर हाथ रखकर उसे चेक करने लगता है और चेक करने के बाद कहता है, तुम्हारा सर तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ये कहते हुए वो मन ही मन सोच रहा होता है, अगर इस लड़की को मार्शल आर्ट आती होती तो मैं इसकी बॉडी में अपनी की पावर इंजेक्ट करके इसे अभी ही ठीक कर देता, मगर इसे मार्शल आर्ट नहीं आती तो अब इसे बस रेस्ट करना चाहिए। ये सोचने के बाद लिन तियान जिन सोही से कहता है, लगता है आखिरी कुछ दिनों से तुम कुछ ज़्यादा ही काम कर रही हो, जिससे कि तुम्हें आराम करने का समय भी नहीं मिल पा रहा है। ये बोलने के बाद लिन तियान उसे बेड पर लिटा देता है, और बेड पर लिटाने के बाद लिन तियान उससे कहता है, अब चलो तुम यहाँ पर कुछ समय के लिए आराम करो और इस बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम कुछ दिनों के लिए मुझ पर छोड़ दो। आगे से जिन सोही लिन तियान से कहती है, मुझे माफ़ करना, आज तुम्हारा पहला दिन था और देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना काम बढ़ा दिया। आगे से लिन तियान कहता है, अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, चलो अब इन सब बातों को छोड़ो और बस रेस्ट करो। ये बोलकर लिन तियान उस रूम से बाहर आ जाता है और वापस से अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम उसी बेहोश हो रखे डिसाइपल को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। फिर हम उस डिसाइपल के सपने का सीन देखते हैं जहां पर कि उस डिसाइपल के मास्टर उससे कह रहे होते हैं चियोन। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम चियोन है। चलो तो कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं अपने मास्टर को यूं खुद को बुलाता देख चियोन घबराते हुए आगे से अपने मास्टर से कहता है, हाँ मास्टर। आगे से उसके मास्टर उससे कहते हैं, चियोन इस बार ऐसा लग रहा है कि 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग को हमारे यहाँ से तुम्हें ही अटेंड करना होगा। इस बात को सुनकर चियोन काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर अपने मास्टर से कहता है, क्या मैं, वो भी 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग में? फिर कहानी का राइटर हमें 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग के बारे में बताता है कि ये एक तरह का कंपटीशन है जहां पर कि 9 बड़े राइचस सेक्टों से पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट्स आते हैं। फिर हम चियोन को देखते हैं जो कि अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मगर मुझे तो कुनलुन की सीक्रेट शॉर्ट टेक्निक भी पूरी तरह से नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उस कॉम्पिटिशन के लिए क्वालिफाइड भी हूँ। आगे से चियोन के मास्टर कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अभी उस कॉम्पिटिशन के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, मगर हमारी एकेडमी में सबसे केपेबल डिसाइपल तुम ही हो। ये बोलने के बाद चियोन के मास्टर चियोन को बताते हैं कि हिस्ट्री में राइचस सेक्ट्स और डिमोनिक सेक्ट्स के बीच बहुत ही फियर्स वॉर हुई थी, जिसमें कि हम राइचस सेक्ट वाले जीत तो गए थे, मगर इस दौरान हमने अपने कई हेवनली रेल्म के मास्टर्स को खो दिया। ये बताने के बाद चियोन के मास्टर चिल्लाकर चियोन से कहते हैं, क्या तुम पूरी जिंदगी वीक बने रहना चाहते हो ताकि मैं एक दिन तुम्हें प्रोटेक्ट करते करते मारा जाऊं? आगे से चियोन इस बात को सुनकर घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं मास्टर, मैं 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग में ज़रूर से जाऊंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चियोन अपने मास्टर से अलविदा लेकर 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग के लिए निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही हम देखते हैं चियोन बड़ा ही सीरियस होकर अपनी जगह पर रुक जाता है, और अगले ही पल वो एक बेशर्म की तरह अपने मास्टर से कहता है, मास्टर क्या मैं अपने साथ किसी एक सीनियर को भी ले जाऊं? वो क्या है ना, रास्ते में काफ़ी खतरे हो सकते हैं।
चियोन की इस बात को सुनकर आगे से चियोन के मास्टर बड़े ही सीरियस होकर कहते हैं, तुम्हारे सभी सीनियर्स को गोल्डन टाइगर क्लैन में जाना है तो तुम्हें 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग में अकेले ही जाना होगा। इस बात को सुनकर चियोन अपने मास्टर से घबराते हुए कहता है, क्या गोल्डन टाइगर क्लैन? वो क्लैन तो डार्क पाथ पर चलने वाले प्रैक्टिशनर्स का क्लैन है ना, तो आखिर हमारे क्लैन के डिसाइपल्स वहां पर क्यों जा रहे हैं? आगे से उसके मास्टर उससे कुछ भी नहीं कहते, बस उदास समूह बनाकर शांत खड़े रहते हैं। मगर आगे से वो बेवकूफ कहता है, मास्टर मैं समझ गया, हमारे सीनियर्स जरूर ही उस डिमोनिक सेक्ट को सबक सिखाने जा रहे होंगे। मगर आगे से अभी भी चियोन के मास्टर कुछ नहीं कहता। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, चियोन अपने सेक्ट से 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चियोन को उसके मास्टर की बात याद आने लगती है, जिसमें कि उसके मास्टर उसे बता रहे होते हैं कि आखिर उसके सीनियर्स गोल्डन टाइगर क्लैन क्यों जा रहे हैं। तो उसके मास्टर उसे बताते हैं कि जैसा कि तुम जानते ही हो कि हमारे क्लैन में पैसों की काफ़ी तंगी है, तो हम उनसे कुछ पैसे और रिसोर्सेज उधार मांगने जा रहे हैं, क्योंकि अब सर्दियां काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो अगर हमें आगे सर्वाइव करना है तो हमें पैसे और रिसोर्सेज की काफ़ी ज़रूरत है। अपने मास्टर की इस बात को याद करने के बाद हम देखते हैं चियोन भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, हम देखते हैं चियोन अभी भी इसी बारे में ही सोच रहा होता है और ये सोचते हुए वो खुद से कहता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि सिर्फ मार्शल आर्ट से सॉल्व नहीं हो सकती। तभी हम देखते हैं चियोन के आगे रास्ते में कोई पर्सन आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि लिन टियान होता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो अपनी मेमोरी से बाहर आ जाता है, और जैसे ही चियोन की नींद खुलती है वो अपने सामने लिन टियान को देखता है, जो कि उसके साथ वाले टेबल पर लेटकर मजे की नींद सो रहा होता है। तभी चियोन लिन टियान को देखकर भूत भूत चिल्लाने लगता है। आगे से लिन टियान भी नींद से उठ जाता है और उठते ही वो चियोन से कहता है, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मगर चियोन कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक भूत हो, वो भी 100 साल पुराना भूत। चियोन लिन टियान से कहता है, उस रात जब मैं जंगल से इस ओर आ रहा था तब मैंने तुम्हें रास्ते में देखा था और तुमने इतनी ऊंची छलांग मारी कि तुम चांद तक पहुंच गए थे, मगर फिर मुझे नहीं पता चला कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए। मगर सोचने वाली बात यह है कि कोई इंसान इतनी ऊंची जंप कैसे मार सकता है, तुम जरूर ही कोई भूत हो। चियोन की इस बात को सुनकर लिन टियान उससे कहता है, तुमने जरूर ही कोई बुरा सपना देखा होगा। लिन टियान की इस बात को सुनकर आगे से चियोन कहता है, फिर मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने हमारी कुनलुन एकेडमी की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। लिन टियान कहता है, क्योंकि मैं भी असल में कुनलुन एकेडमी का एक डिसाइपल था, मगर आखिरी 100 सालों में मैं कल्टिवेशन में इतना खो रखा था कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि आखिर ये 100 साल कब बीत गए। लिन टियान की इस बात को सुनकर चियोन तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो बड़ी हैरानी से लिन टियान से कहता है, तुम झूठ तो काफ़ी अच्छा बोल लेते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं चियोन के पेट से आवाज़ें आने लगती हैं। उस आवाज़ को लिन टियान भी सुन लेता है और लिन टियान उससे कहता है, लगता है तुम्हें काफ़ी भूख लगी हुई है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना सकता हूँ। आगे से चियोन शर्माते हुए लिन टियान को नूडल्स बनाने को कह देता है। फिर हम लिन टियान को देखते हैं जो कि चियोन के लिए नूडल्स को बनाने के लिए किचन में चला जाता है। मगर किचन में पहुंचकर लिन टियान मन ही मन सोचता है, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने काफ़ी समय से कुकिंग नहीं की है, मगर अब मैंने उस लड़के से नूडल्स का कहा है तो मुझे उसके लिए नूडल्स को बनाना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन टियान अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए सभी वेजिटेबल्स को आसमान में उड़ाकर उन्हें हवा में ही काटने लगता है। वेजिटेबल्स को काटने के बाद हम देखते हैं लिन टियान पानी को भी हवा में उड़ाकर उन सभी कटी हुई सब्जियों को उस पानी से धो देता है। फिर लिन टियान अपनी 3 रेल्म की फायर को एक्टिवेट करता है और उसे फायर में सभी चॉप्ड वेजिटेबल्स को पकाने लगता है, और फिर उन सब्जियों में लिन टियान नूडल्स को ऐड करता है और नूडल्स को भी सब्जियों के साथ पकाने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लिन टियान नूडल्स को तैयार कर लेता है और वहीं दूर से इस नज़ारे को चियोन भी देख रहा होता है। लिन टियान की इन पावर्स को देखकर वो काफ़ी हैरान होकर सोचने लगता है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। और अगले ही पल हम देखते हैं चियोन लिन टियान के सामने अपने घुटनों पर आकर बैठ जाता है और कहता है, प्लीज़ मास्टर, मुझे आप अपना डिसाइपल बना लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों में मुझे 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग कॉम्पिटिशन में जाना है, मगर मेरे स्किल्स अभी इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं उस कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर पाऊँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं उस कॉम्पिटिशन में कुनलुन एकेडमी की इज्जत मिट्टी में मिला दूं। आगे से लिन टियान उसे बड़ी हैरानी से देखने लगता है, मगर तभी चियोन रोते हुए फिर कहता है, मास्टर प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। लिन टियान को भी अपनी पुरानी मेमोरीज के फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं लिन टियान अपने मास्टर से कह रहा होता है, मास्टर, आखिर आप मुझे ताई चेंग डिवाइन आर्ट कब सिखाएंगे। मास्टर जवाब देते हैं, अभी उसका समय नहीं आया है, समय आने पर मैं तुम्हें खुद ब खुद उस टेक्निक को सिखा दूंगा। लिन टियान पूछता है, आखिर वो समय कब आएगा। मास्टर कहते हैं, सबसे पहले तो तुम अपनी फाउंडेशन पर काम करो और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, उसके बाद मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाऊंगा। लिन टियान पूछता है, आपका फाउंडेशन से क्या मतलब है। मास्टर जवाब देते हैं,
अच्छा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि फाउंडेशन किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ की ठीक तरह से शुरुआत को फाउंडेशन कहते हैं। अगर तुम्हारी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो तुम कभी भी एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे। इसलिए किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए उसकी फाउंडेशन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अब मैं तुम्हारी फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक टेक्निक को परफॉर्म करने वाला हूँ। ये एक एक्यूपंक्चर की टेक्निक है जो तुम्हारी मेरिडियंस को अच्छी तरह से क्लीन कर देगी और साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी में से सभी इम्प्योरिटीज़ को भी बाहर निकाल देगी। और ये टेक्निक सिर्फ तुम्हारी उम्र वाले लड़कों पर ही काम करती है, इसीलिए मैं तुम्हारे किसी भी सीनियर के ऊपर इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकता। और इस टेक्निक को मैंने हाल ही में सीखा है, तो ये टेक्निक तुम्हारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये बोलने के बाद लिन टियान के मास्टर लिन टियान के ऊपर अपनी एक्यूपंक्चर वाली टेक्निक को इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे हम देखते हैं लिन टियान को काफ़ी दर्द भी हो रहा होता है। इस मेमोरी को याद करने के बाद लिन टियान मन ही मन सोचता है, अगर मेरे मास्टर उस दिन मुझ पर वो एक्यूपंक्चर वाली टेक्निक को यूज़ नहीं करते तो शायद मैं आज हेवनली स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। ये सब सोचने के बाद लिन टियान चियोन से कहता है, चलो जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आगे से चियोन खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं हम लिन टियान को देखते हैं जो कि दरवाजे से बाहर जाते हुए चियोन से कहता है कि खाना खाने के बाद तुम मेरे पास बाहर यार्ड में आ जाना। फिर हम लिन टियान को देखते हैं जो कि बाहर जाकर यार्ड में खड़ा हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि मैं तो अब टै चैंग डिवाइन आर्ट को भूल चुका हूँ, तो आखिर मैं अब इस लड़के को क्या सिखाऊं। वहीं हम अंदर बैठे हुए चियोन को देखते हैं। जैसे ही वो लिन टियान की बनाई नूडल्स खाता है वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो खुद से कहने लगता है, आखिर किसी का बनाया खाना इतना डिलिशियस कैसे हो सकता है। मैंने आज तक इतनी डिलिशियस नूडल्स कभी नहीं खाई। लेकिन तभी उसे याद आता है कि लिन टियान उसका बाहर यार्ड में इंतजार कर रहा है। फिर वो फटाफट से नूडल्स को खाने लगता है। नूडल्स खत्म करने के बाद वो बाहर यार्ड में आ जाता है जहां लिन टियान उसका इंतजार कर रहा होता है। और बाहर आते ही हम देखते हैं चियोन लिन टियान की बनाई नूडल्स की तारीफ करने लगता है। आगे से चियोन की बात को सुनकर लिन टियान भी काफी खुश हो जाता है और चियोन से पूछता है, क्या वो नूडल्स तुम्हें सच में डिलिशियस लगी। आगे से चियोन कहता है, हाँ मास्टर, आज से पहले मैंने इतनी अच्छी नूडल्स नहीं खाई थी। ये बोलने के बाद चियोन अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और लिन टियान से कहता है, मास्टर, क्या आप मुझे नूडल्स को बनाना भी सिखा देंगे। आगे से हम देखते हैं लिन टियान चियोन से कहता है, वो तो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। लिन टियान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं चियोन बच्चों की तरह रोने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लिन टियान चियोन से कहता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ पर एक कंबाइन टेक्निक सिखाने वाला हूँ जो कि पाम टेक्निक और लाइटनिंग फुटवर्क टेक्निक का एक कॉम्बिनेशन है। आगे से हम चियोन को देखते हैं जो इस बात को सुनकर मन ही मन सोचता है, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी टेक्निक भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैंने तो आज तक ऐसी किसी भी टेक्निक के बारे में नहीं सुना है। फिर लिन टियान चियोन को उस टेक्निक का डेमो देने लगता है और उस टेक्निक को परफॉर्म करते समय लिन टियान चियोन को बताता है कि इस दुनिया में हर चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है, मगर आखिर में कड़ी मेहनत करने के बाद वो चीज़ अंत में कुछ न कुछ बन ही जाती है। लेकिन कुछ बनने के बाद वो चीज़ वापस से आखिर में समय आने पर जीरो बन जाती है। अगर मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो अगर दुनिया में अंधकार नहीं होगा तो उजाले की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे दिन के बाद रात आती है उसी तरह हर ऑपोजिट चीज़ आखिर में जाकर एक दूसरे से मिल जाती है। असल में कोई भी चीज़ किसी के भी ऑपोजिट नहीं है, ये बस हमारा देखने का नज़रिया है। असल में ये सभी चीज़ें ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए। ये बोलते बोलते लिन टियान अपने फुटवर्क टेक्निक की मदद से अपने पैरों के नीचे एक ड्रैगन को समन कर लेता है। लिन टियान के पैरों के नीचे ड्रैगन को देखकर चियोन का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। दूसरी तरफ हम लिन टियान को देखते हैं जो कि हैंड साइन बनाकर उस ड्रैगन को कंट्रोल करने लगता है और साथ ही साथ वो चियोन से कहता है कि जिस दिन तुम इस दुनिया की हर चीज़ की तारीफ करनी शुरू कर दोगे उसी दिन से तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल कल्टिवेटर बनने के लिए तैयार हो जाओगे। फिर उस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद लिन टियान चियोन से पूछता है, क्या तुमने देखा कि आखिर मैंने टेक्निक को कैसे परफॉर्म किया। आगे से हम चियोन को देखते हैं जो कि लिन टियान की बात सुनकर शांत खड़ा हो जाता है और फिर अगले ही पल वो जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगता है। MC चियोन से पूछता है, आखिर अब तुम रो क्यों रहे हो। आगे से चियोन कहता है, मास्टर, आपकी फॉर्म्स को देखकर मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे अब तक के एफर्ट्स में आखिर कितनी कमी थी। फिर लिन टियान कहता है, चलो कम से कम अब तुम्हारे माइंडसेट में तो इम्प्रूवमेंट आ गई है और ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम अपनी कमियों के बारे में अब जान पा रहे हो। लिन टियान की इस बात को सुनकर आगे से चियोन कहता है, मास्टर, अब इस बात से आपका क्या मतलब है। लिन टियान आगे से जवाब देता है, मैं बस तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता था और अब तुम इस बात को जान चुके हो कि आखिर तुम्हें अभी कितनी और मेहनत की ज़रूरत है। फिर लिन टियान चियोन से पूछता है, चलो अब मुझे ये बताओ कि आखिर मैंने तुम्हें यीन और यांग का मतलब क्या बताया था। आगे से चियोन कहता है, मास्टर, आपने बताया था कि यिन और यांग दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बल्कि वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं।
लिन तियान ये सुनकर कहता है, हाँ तुम सही हो, इस दुनिया की सभी चीज़ें यिन और यांग पर ही टिकी हैं। अब तुम मेरी सिखाई हुई 8 फॉर्म्स की मदद से अपनी मार्शल आर्ट को खुद बनाओ। आगे से चेओन पूछता है, ठीक है मास्टर, मगर मैं उस मार्शल आर्ट का क्या नाम रखूं? लिन चियान चेओन की बात को सुनकर सोचने लगता है कि जब मैं कुनलुन का डिसाइपल था तब इस मार्शल आर्ट का नाम ड्रैगन फुटवर्क हुआ करता था। ये सोचने के बाद लिन थियान चेओन से कहता है, तो चलो ठीक है, हम इस मार्शल आर्ट टेक्निक का नाम 8 फॉर्म्स ऑफ एलीट ड्रैगन रखते हैं, और चलो अब तुम इस फुटवर्क की प्रैक्टिस करो, मुझे अब कुछ ज़रूरी काम करने हैं। आगे से चेओन भी लिन चियान से ठीक है कहकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लिन टियान जिनसोही की कंडीशन देखने के लिए जिनसोही के रूम में आ जाता है, और रूम में आने के बाद लिन टियान जिनसोही के सर पर हाथ रखकर उसकी कंडीशन को चेक करने लगता है। जिनसोही को चेक करने के बाद लिन टियान कहता है, इस लड़की की हालत तो अभी भी वैसी की वैसी ही है, इसका फीवर अभी भी नहीं उतरा है, इस लड़की को अभी भी रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं लिन चियान अब हॉल में आ जाता है, जहां पर कि चियोन ट्रेनिंग करने के बाद थक हार के एक टेबल के ऊपर सो रखा होता है। लिन चियान भी चियोन के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखते हुए सोचने लगता है, इस लड़के की मदद से मैं कुनलुन एकेडमी को काफ़ी सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये लड़का भी मेरी तरह ही काफ़ी मेहनती है। जब मैं इसकी उम्र का था तब मैं भी इसी की तरह काफ़ी ज़िद्दी और काफ़ी मेहनती था, लेकिन मेरे पास कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं था। मगर जब से मेरे मास्टर ने मुझ पर वो एक्यूपंक्चर की टेक्निक यूज़ की है, तब से मेरी मेरिडियन पूरी तरह से क्लीन हो गई थी, जिससे कि मैं काफ़ी जल्दी कल्टीवेट करके काफ़ी पावरफुल बन पाया। फिर हम लिन चान की एक पुरानी मेमोरी का सीन देखते हैं, जहां वो अपने मास्टर को घुटनों के बल बैठकर शुक्रिया कह रहा होता है। आगे से लिन चान के मास्टर लिन चान से कहते हैं, मैंने तुम्हें आज तक जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ तुम्हें मेरी तरफ से नहीं बल्कि कुनलुन एकेडमी की तरफ से दिया गया है, तो तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस मेमोरी को याद करने के बाद लिन चियान चियोन को देखता है और चियोन को देखते हुए कहता है, कुनलुन एकेडमी की जिस टेक्निक की वजह से मेरी मेरिडियन क्लीन हुई थी, मैं अब तुम पर भी उसी टेक्निक का यूज़ करने वाला हूं, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करके कुनलुन एकेडमी को सपोर्ट कर पाऊं। ये बोलने के बाद लिन टियान अपनी बॉडी के अंदर से अपने मास्टर की प्योर एनर्जी को अपने हाथ में बाहर निकाल लेता है और उस एनर्जी की मदद से चेओन की बॉडी के अंदर की सभी इम्प्योरिटीज़ को साफ करने लगता है, और साथ ही साथ उस पूरी प्योर एनर्जी को चेओन के अंदर डालने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि चेओन की बॉडी धीरे धीरे उस प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। फिर हम चेओन के अंदर के स्पिरिचुअल सी का सीन देखते हैं, जहां पर उसकी बॉडी अनकॉन्शियस स्टेट में उस प्योर एनर्जी को कल्टिवेट कर रही होती है। तभी लिन चियान भी उसके स्पिरिचुअल सी में आ जाता है और वो चेओन को उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद करने लगता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर चेओन ने उस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। फिर हम देखते हैं लिन चियान भी उसके पास वाले टेबल के ऊपर जाकर सो जाता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां पर चेओन अपनी नींद पूरी करके यार्ड में वापस अपनी प्रैक्टिस करने आ जाता है। मगर चेओन जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तब वो रियलाइज़ करता है कि उसका शरीर पहले से काफ़ी हल्का हो चुका है, उसे अपनी बॉडी का वेट महसूस ही नहीं हो रहा होता। अपनी बॉडी में इन चेंजेस को देखने के बाद वो मन ही मन सोचता है, आखिर एक दिन की ट्रेनिंग से मेरी बॉडी में इतने चेंजेस कैसे आ सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, याद आया, कल रात मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, ज़रूर ही मास्टर ने मेरी मदद की है। ये सोचने के बाद चेओन एक पत्थर पर हल्का सा पंच करता है, मगर पत्थर पर पंच लगते ही वो पत्थर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। ये देखने के बाद तो चेओन और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी हैरानी से सोचता है, आखिर कल रात मेरे साथ क्या हुआ है? मैं एक ही रात में इतना पावरफुल कैसे बन गया? लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर लिन चियान आ जाता है और वहां आकर लिन चियान चेओन से कहता है, अगर तुम 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग कंपटीशन के लिए लेट नहीं होना चाहते तो तुम्हें अभी ही यहाँ से उस कंपटीशन के लिए निकलना चाहिए। ये बोलने के बाद लिन चियान पीछे की ओर मुड़ जाता है। वहीं हम चेओन को देखते हैं, जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लिन चियान को देखकर सोचने लगता है, मास्टर, मेरे पास ऑलरेडी एक मास्टर हैं, इसीलिए मैं आपको अपना मास्टर नहीं बना सकता, मगर मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये सोचने के बाद चेओन ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए अपने सर को लिन चियान के सामने ज़मीन पर रगड़ने लगता है। फिर अगला सीन हम कंपटीशन शुरू होने के 3 दिन पहले का देखते हैं, जहां पर हमें किंगहाई काउंटी का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें गोल्डन टाइगर क्लैन दिखाया जाता है, जो इसी किंगहाई काउंटी में पड़ता है। हमें गोल्डन टाइगर क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गोल्डन टाइगर क्लैन के सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी हमें एक बैटिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक मोटे पर्सन को देखते हैं जो कि जैकपॉट जीत जाता है। वो पर्सन जीते हुए गोल्ड कॉइन को जैसे ही अपने पास रखने लगता है, तभी कसीनो में काम करने वाला एक नौकर उस मोटे पर्सन को पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहने लगता है, ये मोटा एक चीटर है। साथ ही वो कसीनो में काम करने वाला नौकर गोल्डन टाइगर क्लैन के 2 वॉरियर्स को भी बुला लेता है। गोल्डन टाइगर क्लैन के उन 2 वॉरियर्स को देखकर तो वो मोटा पर्सन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है।
फिर कहानी का राइटर हमें बताता है कि गोल्डन टाइगर क्लैन में वॉरियर्स को 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है और वो चारों कैटेगरीज के वॉरियर्स अलग अलग रंग की बेल्ट्स पहनते हैं। जैसे कि जो वॉरियर्स सबसे लो लेवल के होते हैं वो व्हाइट बेल्ट्स पहनते हैं, फिर ब्लू बेल्ट्स आते हैं, फिर रेड, और आखिर में सबसे हाई लेवल के वॉरियर्स आते हैं जो कि ब्लैक कलर की बेल्ट्स पहनते हैं। तो चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें उन दोनों वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि ब्लू बेल्ट्स वॉरियर्स होते हैं। फिर हमें उन दोनों वॉरियर्स की इंट्रोडक्शन दी जाती है। पहले वाले का नाम योंग होता है और दूसरे वाले का नाम सैम बॉन्ग होता है, और वो दोनों वॉरियर्स उस मोटे पर्सन को पकड़कर घसीटने लगते हैं। आगे से वो मोटा पर्सन चिल्ला चिल्ला कर उन दोनों वॉरियर्स से कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी भी चीटिंग नहीं करूंगा। मगर आगे से वो दोनों वॉरियर्स हंसते हुए उस मोटे पर्सन से कहते हैं, हमें तुम्हारी की गई चीटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो बस काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो अब हम तुम्हें पीट कर अपनी बोरियत को मिटाने वाले हैं। ये बोलने के बाद वो दोनों वॉरियर्स उस मोटे पर्सन के हाथ को एक ड्रम के ऊपर रखते हैं और अगले ही पल अपनी तलवार से उस मोटे पर्सन के हाथ को काट देते हैं। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस येलो हेयर वाले पर्सन की भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो इसका नाम किम योंग है और ये एक रेड बेल्ट वॉरियर है। तो चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि किम योंग से कहता है, मिस्टर किम योंग, आपको क्लैन लीडर बुला रहे हैं। आगे से किम योंग कहता है, आखिर वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां पर कि हम देखते हैं किम योंग क्लैन लीडर के पास आ जाता है और क्लैन के लीडर किम योंग से कहते हैं, हमें जल्द से जल्द मैजिस्ट्रेट के बेटे म्यूगी को खत्म करना होगा, नहीं तो हमारा सेक्ट काफी बड़े खतरे में पड़ सकता है। मगर न जाने वो मैजिस्ट्रेट का बेटा आखिर कहाँ छुप रखा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम उस मैजिस्ट्रेट के बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ कर खत्म कर दो। आगे से किम योंग अपने क्लैन लीडर से कहता है, लीडर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस टास्क के काबिल समझा, और अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उस कमीने मैजिस्ट्रेट के बेटे को जल्द ही ढूंढ लूंगा, फिर चाहे मुझे उसे पूरी की पूरी किंगहाई काउंटी में ढूंढना पड़े। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं जहां पर हमें एक सफ़ेद बालों वाला पर्सन दिखाया जाता है जो सीधा जिन सोही के बार के अंदर चला आता है। बार के अंदर आते ही वो लड़का चिल्लाकर कहने लगता है, जिन सोही, तुम्हारा ब्रदर यहाँ पर आ चुका है। तभी सामने खड़ा लिन तियान उस लड़के से पूछता है, आखिर अब तुम कौन हो। आगे से वो लड़का बताता है, मेरा नाम मुगुई है और मैं इस बार में डेली आता हूँ, लेकिन अब ये बताओ आखिर तुम कौन हो, क्योंकि मैंने तो पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। आगे से लिन तियान कहता है, मेरा नाम लिन तियान है और मुझे यहाँ इस बार में काम करते हुए अभी एक ही दिन हुआ है। तभी मुगुई काफी हैरानी से लिन तियान से पूछता है, अगर तुम किचन में हो तो फिर मिस जिन सोही किधर है। आगे से लिन तियान उस लड़के को बताता है, जिन सोही थोड़ी बीमार है, इसीलिए वो अभी अपने रूम में रेस्ट कर रही है। मगर तुम ये बताओ, क्या तुमने दरवाजे पर लगे हुए बोर्ड को नहीं देखा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आज बार बंद है। इस बात को सुनकर मुगुई को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी लिन तियान की नज़र अपने पैरों के पास पड़े बोर्ड पर जाती है और वो देखता है कि उसने बार के बाहर गलती से बार ओपन का बोर्ड लगा दिया है। फिर उस गलत बोर्ड को अंदर पड़ा देख लिन तियान बड़ा ही इनोसेंट सा चेहरा बनाकर उस लड़के से कहने लगता है, मुझे माफ़ करना दोस्त, मैंने जल्दबाजी में बाहर गलत बोर्ड लगा दिया था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन तभी मुगुई की नज़र लिन तियान के कपड़ों पर पड़ती है और उसके कपड़ों को देखने के बाद वो लिन तियान से पूछता है, क्या तुम कुनलुन एकेडमी से हो। मगर हम देखते हैं आगे से लिन तियान उस लड़के को मना कर देता है। वहीं हम मुगुई को देखते हैं जो कि लिन तियान को शक भरी निगाहों से देखने लगता है और वो लिन तियान को देखकर सोचने लगता है कि इस लड़के ने कुनलुन एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी है, मगर ये लड़का कह रहा है कि ये कुनलुन से नहीं है। और आजकल कई लोग कुनलुन की ड्रेस पहनकर दूसरे लोगों को स्कैम कर रहे हैं, कहीं ये भी तो। इतना सोचते ही वो खुद से कहता है, मगर मेरे पास अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। और फिर वो लड़का जोर जोर से जिन सोही का नाम चिल्लाकर जिन सोही को बुलाने लगता है। मगर आगे से लिन तियान उस लड़के से कहता है, चलो अब शोर मचाना बंद करो, और आज जिन सोही की तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर तुम्हें जिन सोही से मिलना है तो किसी और दिन आना, चलो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वहीं हम मुगुई को देखते हैं जो कि लिन तियान की इस बात को सुनकर मन ही मन सोचने लगता है, कहीं इस लड़के ने जिन सोही को रूम के अंदर किडनैप तो नहीं कर रखा और यहाँ ये मेरे सामने झूठ बोल रहा हो। इस बात को सोचकर हम देखते हैं मुगुई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर मुगुई गुस्से में खुद से कहता है, अब मैं क्या करूं। लेकिन कोई आइडिया न मिलने पर हम देखते हैं मुगुई बार से बाहर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही बाहर जाने के लिए मुगुई बार के दरवाजे को खोलता है, तभी मुगुई की छाती पर किसी की लात आकर लगती है, जिससे कि वो काफी दूर जाकर गिरता है। और ये लात मुगुई को किसी और ने नहीं बल्कि गोल्डन टाइगर क्लैन के एक वॉरियर ने मारी होती है। फिर हमें गोल्डन टाइगर क्लैन के उन्हीं दोनों वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि हमने कुछ देर पहले देखे थे। फिर हम टकले वाले वॉरियर को देखते हैं जिसका कि नाम योंग होता है। हम देखते हैं योंग मुगुई के पास आकर खड़ा हो जाता है और मुगुई से कहता है, आखिर हमने तुम्हें पकड़ ही लिया।
ये बोलने के बाद वो मुगुई को उसकी शर्ट से पकड़कर बड़े ही गुस्से से कहता है, मैजिस्ट्रेट के लड़के, अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा। वहीं मुगुई बेचारा घबराते हुए गोल्डन टाइगर क्लैन के वॉरियर से कहता है, दोस्तों, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं कोई मैजिस्ट्रेट का बेटा नहीं हूं, बल्कि मेरा नाम तो मुगुई है। अब मुझे प्लीज यहां से जाने दो और तुम जाकर असली मैजिस्ट्रेट के बेटे को पकड़ो। मगर आगे से हम देखते हैं योंग मुगुई के मुंह पर लगातार चांटे मारने लगता है और चांटे मारते हुए योंग मुगुई से पूछता है, अगर तुम मैजिस्ट्रेट के बेटे नहीं हो तो फिर तुम कौन हो। आगे से मुगुई लगभग रोते हुए कहता है, मेरा नाम मुगुई है। आखिर इस बात को और कितनी बार बताना होगा। ये बोलने के बाद मुगुई घबराते हुए सोचने लगता है कि कहीं ये मोटा मुझे पहचान ना ले, क्योंकि मैंने गोल्डन टाइगर क्लैन से 30 न्यांग गोल्ड कॉइन्स का उधार कर रखा है। अगर इन दोनों को इस बात का पता चल गया तो ये जरूर ही मुझे जान से मार देंगे। जब मुगुई ये सब सोच ही रहा होता है तभी योंग मुगुई के मुंह पर एक और जोरदार चांटा मारता है। फिर हम मुगुई को देखते हैं जो कि बेचारा अपने घुटनों के बल बैठकर उन दोनों वॉरियर से रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी भी मैजिस्ट्रेट का बेटा नहीं हूं। लेकिन तभी हम वहां खड़े दूसरे वॉरियर को देखते हैं जिसका नाम सैम बॉन्ग होता है। फिर सैम बॉन्ग अपने साथी योंग से कहता है, चलो जल्दी से इस बेवकूफ को ऊपर उठाओ। इस बात को सुनकर योंग मुगुई को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लेता है और अगले ही पल हम देखते हैं सैम बॉन्ग मुगुई के पेट पर एक जोरदार लात मारता है जिससे मुगुई उल्टी करने लगता है। तभी वहां बार के अंदर किम योंग भी आ जाता है और वो वहां आकर अपने दोनों साथियों से कहता है, आखिर तुम दोनों को इतनी देर क्यों लग रही है। तभी आगे योंग कहता है, ये लड़का कह रहा है कि ये मैजिस्ट्रेट का बेटा नहीं है। तभी सैम बॉन्ग कहता है, क्यों ना हम इस लड़के की एक टांग काट दें। जैसे ही मुगुई इस बात को सुनता है वो तो पूरी तरह से टूट जाता है और वो बड़ा ही अजीब सा चेहरा बनाकर सोचने लगता है, ये मोटा सिर्फ शरीर से ही मोटा नहीं है बल्कि इसका दिमाग भी मोटा है। मैंने इस मोटे को कितनी बार बता दिया है कि जिसे ये ढूंढ रहा है वो मैं नहीं हूं, और आगे से इसे देखो, ये मेरी ही टांग काटने की बात कर रहा है। तभी हमें किम योंग को दिखाया जाता है। वो अपनी तलवार को मुगुई की टांग काटने के लिए बाहर निकाल लेता है और मुगुई की ओर आगे बढ़ने लगता है। फिर अगले सीन में किम योंग अपनी तलवार को मुगुई की टांग पर रख देता है। वहीं मुगुई रोते हुए किम योंग से अपनी टांग को छोड़ देने को कह रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर लिन टियान आ जाता है और वो वहां खड़े सभी लोगों से कहता है, अगर तुम्हें इसी तरह यहाँ शोर शराबा करना है तो जल्दी से मेरे बार से बाहर निकलो। और अभी मैं तुम्हें प्यार से इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये मेरी गलती थी कि मैंने बार के बाहर गलत बोर्ड टांग दिया था। और अगर अब भी तुम्हें बार में बैठना है तो तुम्हें खाने के लिए कुछ ऑर्डर करना होगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि अभी हमारे पास खाने में सिर्फ नूडल्स हैं। लिन टियान को चिल्लाते देख मुगुई तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, आखिर ये लड़का कितना बेवकूफ है, पर चलो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, अब मेरे बदले की मार ये खाएगा। वहीं हम गोल्डन टाइगर क्लैन के उन तीनों वॉरियर्स को देखते हैं जो कि लिन टियान को काफी गुस्से से घूरने लगते हैं और अगले ही पल योंग लिन टियान पर अटैक कर देता है। मगर आगे से लिन टियान योंग की छाती पर एक ऐसी लात मारता है कि जिससे सिर्फ योंग ही नहीं बल्कि उसके बाकी के दोनों साथी भी उससे टकराकर बार के बाहर जाकर गिरते हैं। फिर अगले सीन में वो तीनों उठकर वापस से खड़े हो जाते हैं। हम योंग को देखते हैं जिसे कि लिन टियान की लात खाने के बाद चक्कर आने लगते हैं और वो किम योंग से पूछता है, ब्रदर आखिर अभी क्या हुआ और मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। किम योंग बड़े ही गुस्से से कहता है, बेवकूफ इंसान, अभी तूने उस सफेद कपड़ों वाले लड़के से मार खाई है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तू उल्टा हमारे ऊपर और गिर गया जिससे कि मैं और सैम बॉन्ग भी तुझ मोटे के नीचे दब गए थे। ये बोलकर किम योंग अपनी तलवार को योंग की ओर पॉइंट करता है। उस मोटे से कहता है, आखिर तूने मुझे धक्का क्यों मारा। आगे से अब योंग घबराते हुए किम योंग से माफी मांगने लगता है। फिर किम योंग खड़ा होकर वापस से बार के अंदर जाने लगता है और अंदर जाते हुए किम योंग ऊंची आवाज में लिन टियान से कहता है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये बोलकर वो बार के दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाहर खड़े उन दोनों मोटे वॉरियर्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अब ब्रदर किम योंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है। आज तो वो लड़का किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचने वाला। लगता है उस लड़के के खून को साफ करने में आज पूरा दिन निकल जाएगा। फिर कुछ देर बाद वो दोनों वॉरियर्स बार के अंदर जाने लगते हैं, मगर जैसे ही वो दोनों अंदर के नज़ारे को देखते हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि किम योंग उस सफेद कपड़ों वाले लड़के के सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। किम योंग अपने घुटनों पर बैठकर लिन टियान से कह रहा होता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि इस बार में कोई आप जैसा हिडन मास्टर भी एग्जिस्ट करता है। अगर मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं आपकी भूल कर भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। वहीं किम योंग की इस हालत को दूर खड़े उसके दोनों साथी योंग और सैम बॉन्ग भी देख रहे होते हैं और वो दोनों किम योंग को देखकर सोचने लगते हैं, आखिर सीनियर ब्रदर को ये क्या हो गया है, ये उस लड़के के सामने नील डाउन करके क्यों बैठे हैं।
तभी हम लिन टियान को देखते हैं, जो कि वहां खड़े सभी लोगों से कहने लगता है, इस बार के कुछ रूल्स हैं जो कि यहाँ पर आने वाले सभी गेस्ट्स को मानने पड़ते हैं। और वो रूल्स ये हैं, सबसे पहले तो यहाँ बार में शांति से बैठो, फिर शांति से अपने फूड को ऑर्डर करो और आखिर में शांति से खाने को खाओ। वहीं बार में बैठा मुगुई ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है, सच में मुझे तो ये सब किसी सपने से कम नहीं लग रहा, मगर जो भी कहो इसे देखने में मजा तो काफी ज्यादा आ रहा है। फिर मुगुई मुस्कुराते हुए लिन टियान की तरफ देखकर सोचता है, मुझे किस्मत से यहाँ पर एक हिडन मास्टर मिल गए हैं। अब जब तक गोल्डन टाइगर क्लैन के ये वॉरियर्स यहाँ से नहीं जाते तब तक मैं यहाँ पर सेफ हूँ। ये सोचने के बाद वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए लिन टियान से कहता है, सर क्या मैं अभी नूडल्स को ऑर्डर कर सकता हूँ? आगे से लिन टियान कहता है, हाँ बिल्कुल, बस मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए अभी नूडल्स को तैयार कर देता हूँ। तभी हम साइड में बैठे किम योंग को देखते हैं, जो कि मुगुई को नूडल्स ऑर्डर करता देख अपने साथियों से कहता है, देखो ये डरपोक जानबूझकर यहाँ रुकने के बहाने ढूंढ रहा है। फिर वो लिन टियान के बारे में अपने साथियों को बताता है, ये कोई ऑर्डिनरी मास्टर नहीं है, इसने मेरे मूव करने से पहले ही मुझे पूरी तरह से ओवरपावर कर दिया था। फिर आगे से सैम बॉन्ग किम योंग से पूछता है, सीनियर ब्रदर फिर अब हमें क्या करना चाहिए? किम योंग कहता है, हम इस मुगुई को किसी भी हाल में यहाँ से जाने नहीं दे सकते, तो तुम दोनों यहाँ पर इस मुगुई पर नजर रखो, तब तक मैं जाकर क्लैन लीडर को इन्फॉर्म करता हूँ, क्योंकि हम खुद से ये सब हैंडल नहीं कर सकते। ये बोलने के बाद किम योंग अपने क्लैन लीडर को इन्फॉर्म करने के लिए वहां से चला जाता है। वहीं हम उन दोनों टकले वॉरियर्स को देखते हैं, वो मुगुई पर नजर रखने के लिए लिन टियान से कहकर वो भी नूडल्स ऑर्डर कर देते हैं। वहीं उन दोनों को भी नूडल्स ऑर्डर करता देख मुगुई काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी लिन टियान मुगुई के लिए नूडल्स का बाउल ले आता है। मुगुई उस नूडल्स के बाउल को देखकर खुद से कहता है, मुझे काफी भूख लगी है, पहले मैं इन नूडल्स को खा लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलने का कोई तरीका सोचूंगा। ये बोलने के बाद जैसे ही मुगुई लिन टियान की बनी उन नूडल्स को खाता है, वो भी उन नूडल्स के टेस्ट में पूरी तरह से खो जाता है और मन ही मन कहता है, सच में मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इतनी डिलीशियस नूडल्स कभी नहीं खाई। तभी हम दूसरी तरफ गोल्डन टाइगर क्लैन के उन दोनों वॉरियर्स को देखते हैं। वो दोनों भी लिन टियान की बनाई नूडल्स खाने लगते हैं और खाते हुए वो दोनों ही नूडल्स की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर अब लिन टियान वहां बैठे उन तीनों लोगों से पूछता है, आखिर अब तुम तीनों यहाँ पर क्यों बैठे हो, जबकि तुम तीनों को अपनी नूडल्स खाए पूरा आधा घंटा हो चुका है? लेकिन तभी मुगुई कहता है, मैंने यहाँ आते हुए देखा था कि इस बार में रहने के लिए रूम्स भी हैं, तो क्या मुझे एक रात के लिए यहाँ पर कोई रूम मिल सकता है? मुगुई की इस बात को सुनकर वो दोनों गोल्डन टाइगर क्लैन के वॉरियर्स गुस्से से मुगुई को घूरने लगते हैं। वहीं लिन टियान मुगुई से कहता है, तुम यहाँ आज रात के लिए रुक सकते हो, मगर यहाँ पर कोई भी बेड नहीं है, तो तुम्हें पूरी रात टेबल के ऊपर लेटकर ही बितानी होगी। लिन टियान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं मुगुई तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी बार के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनकर लिन टियान और मुगुई दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मुगुई दरवाजे की तरफ देखता है वो तो काफी ज्यादा घबराने लगता है, मगर दूसरी तरफ लिन टियान को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी हमें दरवाजे की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गोल्डन टाइगर क्लैन के सभी ब्लैक बेल्ट वॉरियर्स आ जाते हैं और उन सभी ब्लैक बेल्ट वॉरियर्स को देखकर मुगुई बड़ा ही अजीब सा चेहरा बनाकर सोचता है, आखिर ये हो क्या रहा है, इतने सारे ब्लैक बेल्ट वॉरियर्स, वो भी सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं वहां सिर्फ गोल्डन टाइगर क्लैन के ब्लैक बेल्ट वॉरियर्स ही नहीं, बल्कि खुद गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर भी आ रखा होता है और वो वहां आकर एक कुर्सी पर बैठकर कहता है, आखिर कहाँ है वो हिडन मास्टर? गोल्डन टाइगर क्लैन के लीडर की आवाज सुनकर मुगुई के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो मन ही मन खुद से कहता है, लगता है आज मेरा जिंदा बचना नामुमकिन है। सच में मैं एक लूजर हूं, मगर मैं यूं ही लूजर की तरह नहीं मरना चाहता था, काश मैं किसी तरह यहां से बचकर भाग पाता। तभी हम देखते हैं लिन टियान को, जो कि गोल्डन टाइगर क्लैन के लीडर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर लिन टियान कहता है, आज तो यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं, सच में ये तो काफी कमाल की बात है, मगर बुरी बात यह है कि आज हमारे पास इंग्रेडिएंट्स की कमी होने के कारण हम आपको खाने के लिए कुछ भी सर्व नहीं कर सकते, और ऊपर से अब मुझे इस बार को रिपेयर भी करना है, तो आज के लिए ये बार अब बंद हो चुका है। ये बोलकर लिन टियान उन सभी लोगों को बार से जाने को कहता है, मगर तभी गोल्डन टाइगर क्लैन का एक ब्लैक बेल्ट वॉरियर लिन टियान पर अटैक कर देता है और साथ ही साथ वो लिन टियान से कहता है, अपनी बकवास बंद कर। लेकिन आगे से लिन टियान उसे बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है। तभी साइड पर खड़ा एक दूसरा वॉरियर भी लिन टियान के ऊपर अपने हथियार की मदद से अटैक कर देता है, मगर लिन टियान उसे भी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद आगे से लिन टियान उस वॉरियर से कहता है, पहले ही इस बार में काफी रिपेयरिंग का काम बचा है, और देखो
तुमने तो इस बार की अब जमीन भी तोड़ दी। लेकिन तभी वहां बैठा गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर खड़ा हो जाता है और लिन टियान की स्पीड को देखकर अपने सभी वॉरियर्स से कहता है, यही है वो हिडन मास्टर, जल्दी से सभी लोग इस कमीने पर अटैक करो और इसे खत्म कर दो। ये बात सुनते ही वो सभी वॉरियर्स लिन टियान पर अटैक करने लगते हैं, मगर लिन टियान बड़ी ही तेजी से उन सभी वॉरियर्स के अटैक्स को डॉज करता हुआ बार के बाहर आ जाता है। लिन टियान की इतनी स्पीड को देखकर गोल्डन टाइगर क्लैन के सभी वॉरियर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी वॉरियर्स हैरानी से कहने लगते हैं, आखिर ये पर्सन इतना तेज कैसे है। तभी लिन टियान उन सभी वॉरियर्स की तरफ देखता है और अगले ही पल एक ऊंची छलांग मारता है और उसकी वो छलांग बिजली की रफ्तार से भी तेज होती है, जिससे कि हम देखते हैं लिन टियान वहां से पल भर में गायब हो जाता है। लिन टियान को यूं गायब होते देख गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर काफी ज्यादा हैरानी से कहता है, आखिर वो इंसान अचानक से कहाँ गायब हो गया। नहीं, वो कोई इंसान नहीं हो सकता, जरूर ही वो कोई भूत था। ये बोलकर वो और भी ज्यादा घबराने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि वहां खड़े सभी लोग दो दो कदम पीछे की ओर धकेले जाते हैं। फिर जैसे ही उस धमाके का धुआं हटता है, वो सभी लोग देखते हैं कि धमाके वाली जगह पर एक बहुत बड़ा हाई ग्रेड का पत्थर पड़ा होता है। उस पत्थर को देखकर गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर कहता है, आखिर ये पत्थर अब यहां पर कहां से आ गया। तभी हम देखते हैं वहां पर लिन टियान भी आ जाता है और वहां आकर लिन टियान उन सब लोगों से कहता है, तुम लोगों ने इस बार के सेकंड फ्लोर को पूरी तरह से तोड़ दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि उसे रिपेयर करने का कोई फायदा है, तो मैं यहाँ पर इस हाई ग्रेड के पत्थर को ले आया हूँ। अब इसकी मदद से मैं उस पूरे फ्लोर को रिबिल्ड करूंगा और हाँ, अब तुम सभी को सेकंड फ्लोर तोड़ने का हर्जाना भी भरना होगा। इस बात को सुनकर गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर और भी हैरानी से लिन टियान को घूरने लगता है। लेकिन तभी हम लिन टियान को देखते हैं जो कि उस पत्थर पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि हम देखते हैं उस पत्थर पर तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर लिन टियान के पंच के इम्पैक्ट से उस पत्थर के पीछे खड़ा वॉरियर काफी पीछे की ओर धकेला जाता है। फिर हम वापस से लिन टियान को देखते हैं जो कि एक पंच से उस पत्थर को न टूटता देख खुद से कहता है, आखिर ये कितना एनोइंग है, मुझे इस काम को जल्दी खत्म करना होगा। ये बोलकर लिन टियान अपनी कल्टीवेशन का यूज करने लगता है और हम देखते हैं लिन टियान अपनी कल्टीवेशन की मदद से एक ही बारी में उस पत्थर के हजारों टुकड़े कर देता है। ये देखने के बाद तो गोल्डन टाइगर क्लैन के सभी वॉरियर्स पूरी तरह से हक्के बक्के हो जाते हैं और सिर्फ वॉरियर्स ही नहीं बल्कि वहां खड़ा क्लैन लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लिन टियान की इस अत्यधिक शक्ति को देखकर काफी हैरानी से सोचने लगता है, ये लड़का कोई साधारण मास्टर नहीं हो सकता, ये जरूर ही कोई अर्थ लेवल का कल्टीवेटर है। वो लीडर जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं लिन टियान वहां खड़े सभी लोगों से पूछता है, अरे तुम सभी लोग अब तक यहां से गए नहीं, मैंने तुम्हें बताया तो था कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स खत्म हो चुके हैं, तो मैं तुम्हें अब खाने के लिए कुछ भी सर्व नहीं कर सकता, मगर जैसा कि अब काफी रात हो चुकी है तो हमारे बार में कई रूम खाली पड़े हैं, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग आज रात यहाँ पर रुक सकते हो। लिन टियान की इस बात को सुनकर मुगुई बड़ी तेजी से लिन टियान से कहता है, सर तो फिर आज रात मैं यहीं इसी बार में रुकूंगा। लिन टियान कहता है, हाँ, मगर रूम की पेमेंट तुम्हें एडवांस में देनी होगी। आगे से मुगुई भी लिन टियान को एडवांस पेमेंट दे देता है। लेकिन तभी हमें वहां पर खड़े किम योंग को दिखाया जाता है जो कि अपने लीडर से कहता है, मास्टर मुझे तो ये पर्सन काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। किम योंग की इस बात को सुनने के बाद क्लैन का लीडर भी सोचने लगता है, हाँ, किम योंग सही कह रहा है, ये पर्सन कोई आम सा कल्टीवेटर नहीं है, हमें भी आज की रात यहाँ पर रुककर इस मास्टर के बारे में और जानना चाहिए। यह सोचने के बाद क्लैन लीडर भी लिन टियान के पास जाकर उसे एडवांस पेमेंट देते हुए कहता है, सर क्या हम लोग भी आज रात को यहाँ पर रुक सकते हैं। आगे से लिन टियान कहता है, हाँ क्यों नहीं, मगर तुम्हें पहले सेकंड फ्लोर तोड़ने का हर्जाना भी भरना होगा। आगे से क्लैन लीडर भी लिन टियान से ठीक है कहता है। फिर अगला सीन हम अगले दिन सुबह का देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि जिन सोही की तबीयत अब ठीक हो चुकी होती है और वो अपने बिस्तर से खड़ी होकर बाहर हॉल में जाने लगती है, मगर तभी वो सामने वाली दीवारों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होकर खुद से कहती है, आखिर यहाँ की दीवारें कैसे बदल गईं और ऊपर से इन दीवारों में तो हाई ग्रेड के पत्थरों का इस्तेमाल हो रखा है। ये सोचने के बाद वो दौड़कर लिन टियान के पास बार की तरफ जाने लगती है, मगर जैसे ही वो बार में पहुंचती है वो देखती है कि जो बार कल तक खाली रहा करता था वो आज पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ है। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और धीमे से कहती है, आखिर आज यहाँ पर इतने सारे लोग कैसे आ गए। तभी हम देखते हैं वहां पर लिन टियान भी आ जाता है और वो जिन सोही से कहता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। आगे से जिन सोही कहती है, हाँ मैं तो अब ठीक हूं, मगर तुम मुझे ये बताओ कि आखिर सेकंड फ्लोर में हाई ग्रेड के पत्थरों से बनी दीवारें क्या तुमने बिल्ड की हैं। आगे से लिन टियान हाँ में सर हिलाता है।
फिर जिन सोही वहां बैठे लोगों की तरफ इशारा करते हुए लिन टियान से पूछती है, और ये सभी लोग यहाँ पर कैसे आए? आगे से लिन टियान कहता है, ये सभी लोग हमारे गेस्ट्स हैं और ये सभी लोग कल रात हमारी गेस्ट रूम्स में रुके थे। इस बात को सुनकर तो जिन सोही और भी ज्यादा हैरान होकर लिन टियान से कहती है, आखिर ये तुमने कैसे किया? फिर सीन चेंज होता है, हमें चियोन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि चियोन लिन टियान की सिखाई उसी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद चियोन कहता है, मैंने सीनियर की सिखाई टेक्निक के 8 फॉर्म्स में से 4 फॉर्म्स को सिर्फ 6 दिन में ही मास्टर कर लिया है, और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि सीनियर ने उस रात मेरी बॉडी पर किसी टेक्निक का यूज किया था, जिससे कि मेरी बॉडी पहले से काफी चेंज हो गई है। फिर चियोन मन ही मन लिन टियान को शुक्रिया अदा करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चियोन उस कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच जाता है। तभी उस सेक्ट के बाहर खड़े गार्ड्स चियोन से पूछते हैं, अब तुम कौन हो और यूं सेक्ट के अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? आगे से चियोन उन गार्ड से कहता है, मेरा नाम चियोन है और मैं कुनलुन सेक्ट से हूँ और मैं यहाँ पर 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग को अटेंड करने के लिए आया हूँ। जैसे ही वो दोनों गार्ड्स ये बात सुनते हैं, वो दोनों एक दूसरे को बड़ी ही हैरानी से देखने लगते हैं, मगर अगले ही पल वो दोनों चियोन पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर चियोन को कुछ भी समझ नहीं आता। अब हम इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये दोनों गार्ड्स चियोन पर क्यों हंस रहे हैं। तो चलो आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। मगर मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इस कहानी के आगे के एपिसोड्स इतने ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं कि आप न चाहते हुए भी इस सीरीज़ को देखने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। तो इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड कल सुबह 10 बजे आएगा, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 300 लाइक्स का। देखते हैं क्या हम लोग इस लाइक एम को अचीव कर पाते हैं या फिर नहीं। तो चलो फिर अब मैं मिलता हूं तुम्हें कल सुबह 10 बजे इस सीरीज़ के न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।